हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी पीसीएस 1 संकल्प से सिद्धि। आज हम लोग टेस्ट नंबर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 3 टेस्ट हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि 14 मई को आने वाली परीक्षा के लिए आप लोगों की तैयारी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए गुलाब चंद कटारिया, बी फागू चौहान, सी रमेश बैस और डी है डॉक्टर बीबी मिश्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डॉक्टर बीबी मिश्रा को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का जो है उपराज्यपाल बनाया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा महाराष्ट्र समेत 12 राज्यों में बड़ा फेरबदल किया गया है, जिनमें राज्यपालों की नियुक्ति की गई है। जो बीबी मिश्रा जी हैं वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, जिनको लद्दाख के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अयोध्या केस की सुनवाई करने और उसका फैसला सुनाने वाली बेंच के सदस्य रहे एक जस्टिस, जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, एस अब्दुल नज़ीर को आंध्र प्रदेश का गवर्नर नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साइप्रस का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन है ए डेमेट्रिक सिलोरिस, बी ऑप्शन है अनित्रा डेमेट्रियो, सी ऑप्शन है एडमो, डी ऑप्शन है निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, निकोस को इसका जो नया राष्ट्रपति है साइप्रस का वो बनाया गया है। याद रखिएगा, जो निकोस हैं वो राष्ट्रपति बनने से पहले साइप्रस के पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी है आपका गृह मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक ये 1 साल का अभियान है जो चलेगा, और इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव को बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल है? ऑप्शन है जेसिका मील, बी है रियाना बरनावी, सी नोरा अल मटरूश और डी है आपका जैस्मिन मोगबेली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रियाना बरनावी। इनको आपके ये पहली महिला हैं अंतरिक्ष यात्री जो कि सऊदी अरब की हैं, और इन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के मिशन में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन का थीम क्या था? ठीक है, ऑप्शन है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी है एरो शो फॉर बिलियन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन सी है द रनवे ऑफ आत्मनिर्भर भारत, डी ऑप्शन है आपका ट्रेड एक्सपो एंड डिफेंस एक्सपो शो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इसका थीम है। साथ ही आप याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी ने इसको बेंगलोर में स्टार्ट किया है, यानी कि बेंगलोर में ये हुआ था, और ये 14वां संस्करण है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, पहले विमेंस प्रीमियर लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल, बी ऑप्शन है यूपी वॉरियर्स, सी ऑप्शन है मुंबई इंडियंस और डी ऑप्शन है आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन, यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इनको खरीदा है। महिला प्रीमियर लीग का याद रखिएगा, इसका पहला सीजन मार्च 2023 में मुंबई में खेला जाएगा, और जिसके अंतर्गत कुल 22 मैच होंगे। अगला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, बी ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, जिसके जो संचार मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया है। साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव और भारत के G20 की अध्यक्षता के चलते इस समारोह को डिजिटल पेमेंट उत्सव व्यापक रूप से इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने एशिया की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन तमिलनाडु है, बी ऑप्शन महाराष्ट्र है, सी ऑप्शन कर्नाटक है, डी ऑप्शन है केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कर्नाटक। कर्नाटक के तुमकुरू में इसको ये जो फैक्ट्री है इसका उद्घाटन किया गया है, और ये उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? ऑप्शन है ए वियतनाम, बी चीन,
सी ऑस्ट्रिया और डी है ब्राज़ील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी ब्राज़ील। ब्राज़ील को अभी इसका नया सदस्य बना है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक अंतर सरकारी संस्था है और इसके अंतर्गत वे सभी राज्य आते हैं जो आंशिक या पूर्ण रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है। साथ ही साथ आप इसका मुख्यालय भी याद रखिएगा क्योंकि इसका मुख्यालय भारत में है। भारत के हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, तो आप ये याद रखिएगा। इसके अलावा यूएन ने इसको पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन है कानपुर, बी लखनऊ, सी वाराणसी और डी नोएडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी लखनऊ। लखनऊ में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये 2023 का जो उद्घाटन था इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। इस जो आयोजन यानी कि जो समिट है उसकी जो थीम थी उत्तर प्रदेश नए भारत का विकास इंजन। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको स्पेशली आप फोकस करिएगा। पहला है जम्मू कश्मीर, दूसरा है बी ऑप्शन दे रखा असम, सी ऑप्शन है अंडमान और निकोबार और डी ऑप्शन है बिहार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि जम्मू कश्मीर में जो है लिथियम मिला है, लिथियम का भंडार मिला है और जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में मिला है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये उपलब्धि प्राप्त की है। इसको प्राप्त करने की इसको ढूंढने की लगभग 5.9 मिलियन टन का लिथियम का भंडार हमें मिला है। ठीक है, इसका ये जो अप्रॉक्सीमेट डाटा मिला है जो 5.9 है, इसमें कम और ज़्यादा दोनों हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स आप याद रखिएगा 5.9 मिलियन टन है। ठीक है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1851 में हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? ऑप्शन है इसका ए दक्षिण अफ्रीका, बी केन्या, सी तुर्की और डी है आपका ईरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13वां नंबर का क्वेश्चन है हमारा। किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने अगर हमारे टेस्ट को कंटिन्यू दिया है तो आपको याद होगा, ये मैं पहले भी डिस्कस करा चुकी हूँ। तो आपको इसका मैं सीधा आंसर देती हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी कि बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा बैंक QR कोड आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? ऑप्शन है न्यू डेवलपमेंट बैंक, बी ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी है एशियन डेवलपमेंट बैंक और डी है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जो योजना है या जो इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, और आप ये भी याद रखिएगा जो इसके गवर्नर हैं RBI के शशिकांत दास, इनका नाम भी आप याद रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है। किस देश की सरकार ने 18 साल और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? ऑप्शन है जर्मनी, बी न्यूजीलैंड, सी फ्रांस और डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी समिति ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन है 6.5%, 6.25%, 6.75% और डी ऑप्शन है आपका 7%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 6.5% इसको कर दिया गया है। याद रखिएगा ये रेपो रेट 6वीं बार बढ़ी है, इसे भी याद रखिएगा। साथ ही साथ थोड़ा रेपो रेट के बारे में भी पता होना चाहिए। रेपो रेट होती है वो ऐसी रेट होती है जिसमें RBI दूसरे बैंक यानी कि दूसरे फाइनेंशियल बैंकों को लोन देती है। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है रिवर्स रेपो रेट, जिसमें वाणिज्य बैंक RBI के अंतर्गत अपनी जो जमा है उसे रखते हैं और उसके बदले आप ब्याज लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है। तुर्की सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन है ऑपरेशन रक्षा, ऑप्शन बी है ऑपरेशन मदद, ऑप्शन सी है ऑपरेशन दोस्त और ऑप्शन डी है आपका ऑपरेशन गुडनेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैट बॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके अल्फ़ाबेट, बार्ड,
ब्रेनफास्ट और डी ऑप्शन है आपका एडनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 का वो है आपका बी यानी कि ब्राड। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हैवी ड्यूटी ट्रकों के लिए भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित तकनीकी लॉन्च की है? ऑप्शन है अडानी ग्रुप, बी ऑप्शन है टाटा ग्रुप, सी है रिलायंस ग्रुप और डी ऑप्शन है आपका महिंद्रा ग्रुप। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन यानी कि रिलायंस ग्रुप। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है ए कच्छ, बी शिमला, सी जयपुर और डी इंदौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि कच्छ में ये इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? ऑप्शन है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बी ऑप्शन है बनारस म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सी है बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और डी है आपका पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को इसका पहला जो है नागरिक निकाय ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला नागरिक बनाया वो है इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए स्मृति ईरानी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी अश्विनी वैष्णव और डी है अनुराग ठाकुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलोर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी बेंगलोर में इसको लॉन्च किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्ट है यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो भी याद रखिएगा, ऊर्जा परिवर्तन में केंद्र में भारत की बढ़ती ताकत को प्रदर्शित करने के लिए इसका शुभारंभ किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 24वां नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? ऑप्शन है ए एम कीरवानी, बी प्रीतम चक्रवर्ती, सी रिकी केज और डी है आपका AR रहमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी रिकी केज को इसका अवार्ड मिला है, ग्रैमी अवार्ड 2023 इन्होंने जीता है। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा रिकी केज ने ये अवार्ड तीसरी बार जीता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में VFS ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र की शुरुआत की गई है? तो इसके जो ऑप्शन है ए है बनारस, बी प्रयागराज, सी लखनऊ और डी है गाजियाबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 25 का वो है आपका सी लखनऊ। और लखनऊ के जो CM हैं उत्तर प्रदेश के जो CM हैं योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26वां क्वेश्चन है, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी गोवा, सी असम और डी दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ये 11 दिन का जो मेला है उसको है, ये 4 फरवरी 2023 से शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों से अच्छे संबंध बनाना, इस्लाम का शुद्धिकरण करना, अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करना या सामाजिक सुधारों का विरोध करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इस्लाम का शुद्धिकरण करने के लिए वहाबी आंदोलन 1828 से शुरू हुआ था और 1888 तक यानी कि 1888 तक चलता रहा था। इसके जो प्रवर्तक थे वो रायबरेली के थे सैयद अहमद। ठीक है, इसका जो केंद्र रहा था वो पटना रहा था, याद रखिएगा। पटना के ही विलायत अली और इनायत अली इसके प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है 28वां क्वेश्चन देखते हैं। किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है यज्ञश्री शातकर्णी, ऑप्शन बी है शातकर्णी, ऑप्शन सी है गौतमी पुत्र शातकर्णी, ऑप्शन डी है वशिष्ठी पुत्र शातकर्णी। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी गौतमी पुत्र शातकर्णी को इसका शातकर्णी थे जिन्होंने एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। इन्हें एक राड या एका ब्राह्मण की भी कहा जाता था। इसके अलावा आप याद रखिएगा सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक, जिन्होंने इसका 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक राज किया था।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। 29वां क्वेश्चन है, 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्या थी? अलगाववादी थी, चरमपंथी के थे, राष्ट्रवादी थे या राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष थे। इसके अलावा आप ये एक फैक्ट और है वो याद रखिएगा कि खिलाफत आंदोलन के ये विरोध में थे, यानी कि ये गांधी जी से इन्होंने खुद कहा था कि आप धर्म और राजनीति को एक मत करो। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उनकी पहले की नीति क्या थी, वो राष्ट्रवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 30वां क्वेश्चन है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? ऑप्शन है ए आचार्य, बी अधर्व्यू, सी उपाध्याय और डी पुरोहित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 30 का वो है आपका ऑप्शन सी उपाध्याय। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसके बाद 31वां क्वेश्चन है, किसने कहा था दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं? इसके ऑप्शन है ए अशफाक उल्ला खां, बी बहादुर शाह जफर, सी राम प्रसाद बिस्मिल और डी है आपका वाजिद अली शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। ठीक है, इन्होंने ये बात कही थी। इसके अलावा ये उस समय की बात है जब इनको आंदोलन के बीच, क्रांतिकाली आंदोलन के बीच इन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उस टाइम पे जब ये जा रहे थे फांसी के लिए तब उन्होंने ये शेर कहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32वां क्वेश्चन है, भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी? कौन कौन से कारण थे सिकंदर की सफलता के वो देखते हैं। पहला है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। डी ऑप्शन डी आपका पॉइंट सेकंड पॉइंट दे रखा है, उसकी फौज बेहतर थी। तीसरा पॉइंट है, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली। और चौथा पॉइंट दे रखा है, वह एक अच्छा शासक था। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन आपके 1 और 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4 उपयुक्त सभी दे रखे हैं। तो देखिए इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है यानी कि फोर्थ जो पॉइंट है वह एक अच्छा शासक था, ये गलत होगा, बाकी तीनों सही हैं। इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में किस मुगल सेनानायक के साथ हस्ताक्षरित की थी? ए है जसवंत सिंह, बी जय सिंह, सी है आपका शाइस्ता और डी है आपका दिलेर खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी जय सिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? ऑप्शन है ए जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, बी जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, सी गोलमेज सम्मेलन में गांधी की सहभागिता और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 34 का वो होगा ऑप्शन ए, जेल में गांधी जी के आमरण अनशन की सूचना देने के लिए उस समय के जो शासक वायसराय थे लिनलिथगो, उन्होंने ऑपरेशन रूबिकॉन शब्द को कूट के तौर पे यूज़ करना चाहा था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 35वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रमानुसार इसे व्यवस्थित कीजिए। पहला है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, दूसरा है अफगान षड्यंत्र, तीसरा है अलाउद्दीन खिलजी की हत्या और चौथा है तराइन का युद्ध। इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो देखिए 35वां में हम देखते हैं तो जो तराइन का युद्ध होता है, जो तराइन का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में। इसके बाद आपका जलालुद्दीन खिलजी की हत्या होती है 1296 में। अफगानपुर षड्यंत्र आपका 1325 ईस्वी में होता है और तुगलक के द्वारा राजधानी का स्थानांतरण होता है 1327 में। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो होगा 35 का ऑप्शन ए, यानी कि 4, 3, 2, 1। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित शासकों में से के नाम सही काल क्रमानुसार संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। एक है विद्याधर, दूसरा दे रखा है धंग, तीसरा यशोवर्मा और चौथा है कीर्ति वर्मा। तो इनके कालक्रम अनुसार करना है। तो देखिए सबसे पहले तो यशोवर्मा को ध्यान रखिए। यशोवर्मा 930 से 950 ईस्वी के लिए थे, यानी कि थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं, तीसरा और पहले में से कोई होगा। इसके बाद धंग का जो काल था वो था 950 से लेके 1002 ईस्वी तक, यानी कि 3-2। देन आपका विद्याधर आते हैं। विद्याधर का 1019 से 1029 के लिए था और कीर्ति वर्मा का 1060 से 1100 ईस्वी का था। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 37वां क्वेश्चन है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है लेडेन और रस्किन, बी ऑप्शन है विलियम हॉकिंस, सी है फिंच और डी है आपका विलियम जोन्स।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लेडेन और रस्किन। इन्होंने ही इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। बाबरनामा याद रखिएगा, बाबर की आत्मकथा थी जो तुर्की भाषा में थी। ठीक है, इसका जो मूल शीर्षक था वो तुजुक ए बाबरी था और 1810 में लेडेन और रस्किन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद कराया था। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और 2 को सुमेलित करिए। सूची 1 में युद्ध दे रखे हैं और सूची 2 में वर्ष दे रखे हैं। तो देखिए, चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1194 में। इसके अलावा जो तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत वो हुआ था 1398 में। इसके साथ आप तालीकोटा का युद्ध देखते हैं तो तालीकोटा का युद्ध होता है 1565 में और घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। तो इस अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपका ऑप्शन डी जो है वो एकदम करेक्ट होगा। 39 क्वेश्चन है आपका, इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? ऑप्शन है कोलिन क्लर्क, बी है विलियम विल्सन हंटर, सी है चार्ल्स एलियट और डी है विलियम डिगली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 39 का वो होगा ऑप्शन बी यानी कि विलियम विल्सन हंटर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 और 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची दे रखी है जिसमें कुछ विद्रोह हैं और दूसरी सूची में वो किस किस टाइम के दौरान हुए थे वो बताया गया है। तो देखिए, रंपा विद्रोह जो हुआ था आपका वो हुआ था 1889 से 80 के बीच में। पावना किसान विद्रोह हुआ था 1873 से 76 के बीच में। बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60 के बीच में और जयंतिया विद्रोह हुआ था 1860 से 63 के बीच में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि 2, 4, 1, 3 करेक्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें भी सूची दे रखी है, सूची 1 और 2 को मिलान करना है, सही का आपको चयन करना है। तो देखिए, सूची 1 में पार्टी दे रखी है, उससे संबंधित सदस्य दे रखे हैं। सूची 2 में देखिए, सूची 1 में दे रखा है सोशलिस्ट पार्टी। तो जो आपका जो सोशलिस्ट पार्टी रहेगी उसका संबंध किससे है? सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो की थी राम मनोहर लोहिया ने की थी 1334 में, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो उसके लिए पीसी जोशी, ठीक है, इन्होंने 1920 में ताशकंद में की थी। साथ ही साथ स्वराज पार्टी की बात करते हैं तो स्वराज पार्टी की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सीआर दास ने 1940 में की थी और गदर पार्टी की स्थापना की थी लाला हरदयाल ने 1913 में। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? ऑप्शन है आपका ए चालुक्य, बी चोल, सी कदम्ब और डी है आपका कलचुरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 42 का वो है आपका ऑप्शन बी यानी कि चोल। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बी हुसैन शाह, सी मुबारक शाह और डी है आपका इब्राहिम शाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 43 का वो होगा आपका ऑप्शन बी हुसैन शाह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी बलदेव सिंह, सी अली जौहर और डी है आपके बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी यानी कि बी आर अम्बेडकर अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे, लेकिन बाद में इन्हें कानून मंत्री बनाया गया था। ठीक है, कानून मंत्री ये बने थे जब उसके अंतरिम सरकार के बाद जो सरकार बनी थी उसमें इनको कानून मंत्री का दर्जा दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? देखिए, इसके जो ऑप्शन है वो है पहला देवनागरी, बी खरोष्ठी, सी पाली और डी है आपका ब्राह्मी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि थी। अगला प्रश्न दे रखा है 46वां क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित नीचे 4 घटनाएं वर्णित हैं। घटनाओं के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो पहला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, दूसरा आपका दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, तीसरा आपका दे रखा है भगत सिंह की फांसी और चौथा आपका है गांधी इरविन समझौता। तो ये देखिए, ये याद रखिएगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 1931 के टाइम पे हुआ था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था वो 26 से 29 मार्च 1931 के बीच था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी और गांधी का इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को था। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? पहला है हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दूसरा है आपका यानी कि बी ऑप्शन है दिल्ली कॉलेज, सी ऑप्शन है मेयो कॉलेज और डी है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दिल्ली हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है,
राम मनोहर लोहिया ने 1817 में डेविड हेयर के साथ हिंदू कॉलेज कोलकाता की स्थापना की थी। इसके अलावा आप ये भी याद रखिएगा, जो मेयो कॉलेज है उसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल की स्थापना भी 1875 में हुई थी और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? ए मिस्र का, बी कोरिंथ का, सी मेसिडोनिया का और डी है आपका सीरिया का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 48 का, वो है आपका ए मिस्र का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 49 क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट्स नाम से पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया था। किसका आह्वान किया था? तो इसका सीधा आंसर है आपके डी ऑप्शन जो दे रखा है, पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा कि जो लाल कुर्ती यानी कि खुदाई खिदमतगार जो अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में ही ये आंदोलन चलाया गया था और इन्हें लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 50वां क्वेश्चन है हमारा, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, कौन सा था? पहला है चंपारण, बी बारदोली, सी बेगू और डी है बिजोलिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, बिजोलिया जो था वो सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। ठीक है, इसके बाद बिजोलिया का जो नेतृत्व था वो 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 51वां क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? पहला ऑप्शन है आपका कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बी ऑप्शन जो आपका दे रखा है वो है आपका 1920 का बम्बई में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, सी है आपका 1918 में होने वाला प्रथम यूपी किसान सभा, डी ऑप्शन है आपका 1938 में नागपुर का संयुक्त AITUC और NFTU सभा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि कांग्रेस का 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें इन्होंने अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 52 क्वेश्चन आपका दे रखा है, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ऑप्शन है सर जमशेद जी, बी ऑप्शन है आपका सर रुस्तम बहराम जी, सी है नवलजी टाटा और डी है आपका बहराम जी एम मालाबारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बहराम जी एम मालाबारी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पहले पे संस्था दे रखा है, प्रवर्तक इनके कौन से सही है कौन से नहीं है ये बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए दे रखा है आपका सर्वेंट इंडियन सोसाइटी, गोखले जी सामने दे रखे हैं। इसके बाद बी में आपका दे रखा है सोशल सर्विस जिनका MN जोशी से लिंक जोड़ा गया है, सी है सेवा समिति जिनको NN कुजरू से जोड़ा गया है और डी है आपका सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जिनको श्री राम वाजपेयी से जोड़ा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जो आपको बताना है कौन सा गलत है तो वो है ऑप्शन डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध श्री राम वाजपेयी से नहीं है बल्कि इनका संबंध है आपका, इनका जो संबंध है वो है आपका हृदयनाथ कुंजरू से। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 54वां क्वेश्चन है, 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय कांग्रेस के दौरान किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। पहला है मोहम्मद अली जिन्ना, बी है अब्दुल गफ्फार खां, सी है लाला लाजपत राय और डी है आपका बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 54 का वो है ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खां। अगला क्वेश्चन है आपके, इसमें भी 2 सूचियां दी गई हैं, पहले में समुद्री यात्री हैं और उनसे संबंधित देश हैं। तो देखिए वास्को डिगामा का संबंध किससे है? वास्को डिगामा का संबंध है आपके, ठीक है, वास्को डिगामा का संबंध है आपके पुर्तगाल से। कोलंबस का संबंध है आपका कोलंबस का जो संबंध है वो स्पेन से है। कैप्टन कुक का संबंध ब्रिटेन से है। ठीक है, इसके अलावा तस्मान का संबंध है आपके हॉलैंड से। तो इस हिसाब से आपका 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। अमरनाथ, जगन्नाथ, केदारनाथ और विश्वनाथ। तो देखिए इसका आंसर तो आपको पता ही है, इसमें जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन 56 का ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि जगन्नाथ जी का संबंध भगवान कृष्ण से है और बाकी जो अमरनाथ है, केदारनाथ है, विश्वनाथ, इन सब का संबंध भगवान शिव से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित है? लेखक दे रखे हैं, पुस्तकें दे रखी हैं। 57 क्वेश्चन है, आप देखिए। वैलेंटाइन शिरोल का संबंध इंडियन स्ट्रगल से दे रखा है।
रफ़ीक जकारिया का द मैन हु डिवाइडेड इंडिया है। सुभाष चंद्र बोस का संबंध दे रखा है इंडियन अनरेस्ट से, और वीडी सावरकर का दे रखा है अनहैप्पी इंडिया से। तो इस 57 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन बी, द रफ़ीक जकारिया का संबंध इंडियन जो रफ़ीक जकारिया है उनका संबंध द मैन हु डिवाइडेड इंडिया से है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 58 क्वेश्चन आपका दे रखा है, राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा। पहला ऑप्शन है लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, अगला ऑप्शन दे रखा है लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती। सी है आपका लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। डी है आपका राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त बैठक का आहूत करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, लोकसभा या राज्यसभा की अनुशंसा को या तो स्वीकार करेगी या अस्वीकार करेगी, लेकिन इस विधेयक को आगे बढ़ा देगी, और यह अनुच्छेद 109 के 2 में यानी कि 109 क्लॉज 2 में दिया हुआ है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में के चुनाव आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो पहला कथन है हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और स्वायत्त चुनाव आयोग द्वारा करवाए जाते हैं। दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्त सरकार के प्रति जवाबदेह होता है। तो इसमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो पहली चीज़ तो आप याद रखिए कि जो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के जो चुनाव आयोग है उनका जो नियुक्ति है वो संविधान में वर्णित है, यानी कि वो सरकार के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं, वो स्वतंत्र निकाय है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो आपका कथन सेकंड है वो गलत हो जाएगा और एक कथन आपका सही है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 68 क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, यानी कि कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है ये बताना है। संसद के दोनों सदनों का सत्र आह्वान करना, यानी कि उनको सत्र को बुलाना। दूसरा, संसद के सत्र का सत्रावसान करना। सी है आपका संसद का स्थगन करना, और डी है आपका लोकसभा का विघटन। तो कौन सी शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है वो बताना है। तो इसका सही आंसर है संसद का स्थगन, यानी कि ऑप्शन सी। 61वां क्वेश्चन है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में ये संशोधन हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, राजीव गांधी। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था। ऑप्शन है इसके दहेज प्रतिषेध विधेयक, बी है पेप्सू विनियोग विधेयक, सी है आपका भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक, और डी है आपका हिंदू कोड बिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 62 का वो है ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। उस समय के राष्ट्रपति यानी तत्कालीन राष्ट्रपति थे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 63 क्वेश्चन है आपका, अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और उन्हें किसी सदस्य को बोलने दे सकता है, यह घटना क्या कहलाती है। तो इसमें बताया है आपका ऑप्शन है ए मर्यादा, बी पक्षत्याग, सी अंतर प्रदन, और डी है आपका बैठ जाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, बैठ जाना। अगला प्रश्न है आपका 64, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चयन कीजिए। ए है मिजोरम और नागालैंड में लोकसभा की सीटें समान है, बी है सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान हैं, सी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, और डी है स्थानीय निकायों के चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, जो कि गलत है, क्योंकि सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सीटें समान नहीं हैं। इसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में लोकसभा की सीटें 7 हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 5 हैं, दादर नागर हवेली और दमन द्वीप में 2 हैं, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में 1-1 लोकसभा की सीटें हैं। तो इस अकॉर्डिंग ये गलत है। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले कथन दे रखा है, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। दूसरा है, राष्ट्रपति का लोकसभा व राज्यसभा दोनों सदनों में किसी भी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है।
और यदि ऐसा नहीं है तो वह नियुक्ति के 6 महीने के अंदर उसे किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो 65 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 है, क्योंकि दूसरा ही गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 66। ठीक है, राष्ट्रपति किसकी सहमति के बिना या सहमति की संभावना के आधार पर ना तो किसी देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है और ना ही कहीं सैन्य बलों को तैनात कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है आपका पहला है प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सी है आपका संसद और डी है आपका रक्षा मंत्री। तो 66 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका संसद। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? ए है आपका राजस्व विभाग, बी है आपका आर्थिक कार्य विभाग, सी है वित्तीय सेवाएं विभाग और डी है आपका व्यय विभाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी आर्थिक कार्य विभाग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र या कौन से लोकतंत्र में सत्ता के क्षैतिज बंटवारे को निरूपित करता है? एक है कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका, दूसरा आपका दे रखा है केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार। इसके कूट यानी कि ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है ना तो एक ना ही दो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन केवल एक, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें क्षैतिज पूछा है। क्षैतिज के तौर पे आपके आ जाएंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगर ऊर्ध्वाधर पूछा होता या वर्टिकल पूछा होता तो आपका जो सेकंड पॉइंट है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये करेक्ट होता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 69वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित पर विचार करिए। ठीक, निम्नलिखित पर विचार करिए। पहला है नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। दूसरा आपका दे रखा है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने। तीसरा है जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो ये आप देखिए, इसका जो पहला और दूसरा कथन है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन तीसरा कथन जो दे रखा है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986 में नहीं बल्कि 1987 में राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इसके हिसाब से आपका पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 70वां क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद इसमें जो ऑप्शन है वो है आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A, आर्टिकल 337 बी ऑप्शन में दे रखा है, 334 सी ऑप्शन में और 339 डी ऑप्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 338 और 338A में अनुसूचित जनजाति और जातियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है 71वां क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कथन और कारण दिए गए हैं। पहला कथन जो दे रखा है वो है किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। आर दे रखा है, यानी कि रीज़न क्या है इसका वो देखते हैं। संविधान निर्माताओं का मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक ज़रूरतों और शिक्षा सहित गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से लबरेज जीवन जीने हेतु सभी अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो ये दोनों ही कथन सही हैं और ये उसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्राम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दो कथन दे रखे हैं। इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों की सुनवाई करता है, आपराधिक मामलों की नहीं। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों का मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए, ग्राम न्यायालय का जो अधिनियम है उसकी धारा 11 के अनुसार ग्राम न्यायालय सिविल और आपराधिक दोनों मामलों की सुनवाई करता है। इस हिसाब से आपका कथन एक जो है वो गलत होगा और आपकी जो ग्राम न्यायालय के अधिनियम की धारा 27 है उसके अकॉर्डिंग ये सक्रियतावादियों को मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो आपका जो दूसरा कथन है वो सही है और पहला कथन गलत है। आपको सही बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि केवल दो।
अगला प्रश्न दे रखा है 73 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कनाडा से लिया है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। इसके अलावा जर्मनी से हमने इमरजेंसी के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है उसकी प्रक्रिया ली है। फ्रांस से हमने रिपब्लिक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया है। इसके अलावा अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों को हमने अमेरिका से अडॉप्ट किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 74वां क्वेश्चन है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। नीचे दिए गए कूट से इसका सही आंसर बताना है। तो आपको पता है समानता का अधिकार फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका 2, 3, 4 जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट होगा, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अनुच्छेद 13 में आपकी संसद के द्वारा जो विधि बनाने का जो अधिकार है, जो प्रक्रिया है वो इसमें दी गई है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 75वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है ए, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान अनुच्छेद 262 में दी है। बी में दे रखा है आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। सी है नदी बोर्ड्स एक्ट 1970 और डी है आपका राष्ट्रीय जल नीति 1987। तो आपका 75 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, नदी बोर्ड एक्ट जो है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये बना था 1956 में, ना कि 1970 में। अगला प्रश्न है 76 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर की स्थिति क्या होती है वो बतानी है। तो देखिए, पहला दे रखा है नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सदस्य होता है, पदेन सभापति होता है, और फोर्थ आपका दे रखा है कार्यपालिका मशीनरी पर पूर्ण नियंत्रण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1, 2 और 3। इसका जो कथन 4 है वो गलत है, क्योंकि कार्यपालिका पर मेयर का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। तो इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। ठीक है, आपका जो ऑप्शन बी होगा वो एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 77 जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें विषय दे रखे हैं, उनसे संबंधित सूचियां दे रखी हैं। तो देखिए, पहला दे रखा है आपका वन समवर्ती सूची में है, बी आपका दे रखा है शेयर बाजार जो समवर्ती सूची में दिया गया है, सी है डाकघर बचत बैंक जो संघीय सूची में दिया है, और डी है आपका जन स्वास्थ्य जो कि राज्य सूची में दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शेयर बाजार जो समवर्ती सूची में ना होकर संघ सूची में है। तो यही आपका करेक्ट रहेगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में जो सूचियां हैं वो अनुसूची 7 में दी गई हैं, और 3 सूचियां हैं, जिसमें एक है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन ओरिजिनल संविधान में 97 यानी कि 97 विषय थे। इसके अलावा राज्य सूची में बात करते हैं तो 61 विषय वर्तमान में है। इसके अलावा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 66 विषय थे। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 47 विषय थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। ऑप्शन है भारत की समेकित निधि से, राज्य की समेकित निधि से, भारत की आकस्मिकता निधि से, और डी आपका दे रखा है राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राज्य की समेकित निधि से इनका वेतन दिया जाता है। लेकिन आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि अनुच्छेद 112 के क्लॉज 3 सब क्लॉज डी में आपका दे रखा है कि पेंशन जो होती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वो भारत सरकार की संचित निधि पर निर्भर होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रविंद्रनाथ ठाकुर जी का अंतिम लक्ष्य मानवता था। रविंद्रनाथ ठाकुर जी के कथनानुसार भारतीयों को अपनी संस्कृति और विरासत में गहरी आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन उन्हें बाहरी दुनिया से मुक्त भाव से सीखने और लाभान्वित होने का प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो देखिए, ये दोनों ही कथन सही है, तो आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80वां क्वेश्चन हम देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी
के गठन के बाद इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका मैं सीधा आपको आंसर देती हूँ। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और इस पार्टी का गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 में। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा AB वाजपेयी, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है 81वां क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल मतलब युग्मों को सुमेलित करना है। तो पहला है वल्लभ भाई पटेल, जिनका संबंध अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री से दिया गया है। दूसरा आपका दे रखा है राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पर दिया गया है। तीसरा है HC मुखर्जी, संविधान सभा के उपाध्यक्ष। और फोर्थ आपका दे रखा है जॉन मथाई, अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। तो इनमें से कौन से सुमेलित है ये बताना है। तो ये सभी सुमेलित है। इस अकॉर्डिंग आपका उपरोक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है आपका लोकनायक जयप्रकाश नारायण का निम्नलिखित में से किन किन घटनाओं से संबंध रहा है। तो इसमें 6 घटनाएं दे रखी हैं, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन, भूदान आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बिहार आंदोलन, रॉलेट एक्ट और आपातकाल का विरोध। ये 6 आपके घटनाएं दे रखी हैं जिनका संबंध जयप्रकाश नारायण जी से बताना है। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन और रॉलेट एक्ट का संबंध जयप्रकाश नारायण जी से नहीं है, बाकी सभी का संबंध है। तो इस अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 83rd क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन आपके दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो पहला कथन है धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण के पक्षधर थे। दूसरा है तुर्की के कमाल अतातुर्क से भिन्न नेहरू के विचारों में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म के प्रति विद्वेष नहीं था। तीसरा है नेहरू स्वयं किसी धर्म का अनुसरण नहीं करते थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ये सारे ही कथन सही हैं। तो आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 84वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है प्रति चक्रवात उच्च वायुदाब के क्षेत्र हैं जहां पवनें अंदर की ओर चक्रीय प्रवाह करते हुए प्रवाहित होती हैं। दूसरा है आपका उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में वायु की दिशा घड़ी के विपरीत दिशा में होती है। और तीसरा आपका दे रखा है प्रति चक्रवात की स्थिति में वर्षा होती है। तो कौन सा कथन गलत है ये बताना है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा 84 का जो करेक्ट आंसर होगा वो यह है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट रहेगा, क्योंकि ये सभी कथन गलत हैं। क्यों गलत है वो भी देख लीजिए। देखिए, प्रति चक्रवात की स्थिति में पवनें बाहर की ओर चक्रीय प्रवाह में प्रवाहित होती हैं। इसके अलावा प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में होती है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि प्रति चक्रवात की स्थिति में वर्षा नहीं होती है। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है 85वां क्वेश्चन आपका है, कंपोज और लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 86वां क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ए है अपनतीय घाटी का, अभिनती घाटी का, पूर्ववर्ती घाटी का और रिफ्ट घाटी का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, रिफ्ट वैली का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न दे रखा है 87वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन दे रखा है आपका, महासागरीय जलधाराओं के सामान्य प्रतिरूप का विकास उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्पष्ट रूप से होता है। दूसरा, उत्तरी गोलार्ध में जलधाराओं की दिशा घड़ी की दिशा में विपरीत होती है। तीसरा है उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराओं पर मानसून का प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1 और 3 सही है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका गलत है, क्योंकि आपकी विपरीत दिशा में नहीं होता घड़ी की, बल्कि घड़ी की ही दिशा में इसका प्रभाव होता है। आपका जो ऑप्शन रहेगा इसका वो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट रहेगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 88 क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में काली मृदा पाई जाती है। इसमें 4 राज्य दे रखे हैं। पहला है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और पंजाब। ऑप्शन है आपके ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 2 और 3, ऑप्शन सी है
1, 3 और 4। ऑप्शन डी आपका दे रखा है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 1, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 89वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकती है। पहला आपका दे रखा है भूमि की कम या शून्य जुताई, दूसरा है खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, तीसरा है फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना। निम्न कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन है आपका केवल 1 और 2, बी है आपका केवल 3, ऑप्शन सी दे रखा है 1 और 3 दोनों, ऑप्शन डी है आपका 1, 2 और 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3। अगला क्वेश्चन दे रखा है 90वां क्वेश्चन है आपका, मोनेक्स किससे संबंधित है। ए मॉन्ट्रियल प्रयोग, बी मौद्रिक प्रयोग, सी चंद्र विषयक प्रयोग और डी है आपका मानसून प्रयोग। तो मोनेक्स का संबंध मानसून प्रयोग से, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेनमार्क का औद्योगिक विकास कृषि उत्पादों के आधार पर हुआ है। दूसरा है आपका ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड का औद्योगिक विकास छोटी छोटी बहुमूल्य वस्तुओं के निर्माण के द्वारा हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 92वां क्वेश्चन है, इसमें झीलें दे रखी हैं, उनसे संबंधित राज्य दे रखे हैं। तो देखिए नागार्जुन सागर, इनको आपको मैच करना है, मैच द फॉलोइंग में आपका दे रखा है। तो देखिए नागार्जुन सागर का संबंध किससे है। नागार्जुन सागर का संबंध है आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से। पुलिकट का संबंध है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा से। ठीक है, भवानी सागर का संबंध है, आप देखिए जब नागार्जुन और इसका संबंध आप देखते हैं तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका ऑप्शन जो बी है वो एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि नागार्जुन का संबंध है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा से। ठीक है, इसके बाद आप पुलिकट की बात करते हैं, पुलिकट का संबंध है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा से। ठीक है, इसके बाद स्टेनले का आप देखते हैं तो उसका संबंध है तमिलनाडु से, और भवानी सागर का संबंध है केरल से, यानी कि आपका ऑप्शन बी जो होगा वो एकदम करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो फुलानी पश्चिम अफ्रीका, बंतू सहारा, मसाई पूर्वी अफ्रीका और नूबा सूडान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का वो होगा ऑप्शन बी, बंतू का संबंध सहारा से नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। नदियां दे रखी हैं, उनसे संबंधित मुख्य नदी है, यानी कि सहायक नदी और मुख्य नदी का संबंध बताना है। तो 94 में है काबिनी, मूसी, केनुला और प्राणहिता। दूसरा आपका मुख्य नदी में दे रखा है कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और ब्रह्मपुत्र। तो देखिए 94 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि काबिनी का संबंध है आपके कावेरी से, मूसी का संबंध है कृष्णा से, केनुला का संबंध है आपका ब्रह्मपुत्र से और प्राणहिता का संबंध है आपका गोदावरी से। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 95th आपका क्वेश्चन है, इसमें भी सूचियां दे रखी हैं, उनसे संबंधित देश दे रखे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 95th का वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि 2, 1, 4, 3। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ये बताना है, कितना सुमेलित है। ऑप्शन ए दे रखा है कपास। देखिए इसमें भी आपके मैच द फॉलोइंग दे रखे हैं, फसल दे रखी है, फसल से संबंधित जलवायु स्थिति दे रखी है। तो कपास का संबंध किससे है ये बताना है, गन्ना का संबंध किससे है ये बताना है। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका 96 का आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये इसका 96 का आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट चलते हैं 97 देख लेते हैं। इसमें शब्दावली दे रखी है और उससे संबंधित टिप्पणी दी गई है। तो माजुली एक ज्वारीय नदी, हुगली पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी, अनाईमुडी अंटार्कटिका में स्थायी शोध संस्थान जिसे 1989 में बंद कर दिया गया, 1990-91 में जिसका स्थान मैत्री ने ले लिया, दक्षिण गंगोत्री असम में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 97 का आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्टेप यानी कि शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव नहीं होता है। तो 98 में ऑप्शन सी यानी कि पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका अनुभव नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय में, शिवालिक में, ट्रांस हिमालय में या मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, 100वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर और उनसे लगे देश है, एड्रियाटिक सागर अल्बेनिया, काला सागर क्रोएशिया, कैस्पियन सागर कजाकिस्तान, भूमध्य सागर मोरक्को और लाल सागर सीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 1, 3 और 4 सुमेलित हैं, लेकिन 2 और 5 सुमेलित नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए काला सागर जो क्रोएशिया है, क्रोएशिया एड्रियाटिक सागर से संलग्न है, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं सीरिया का संबंध भूमध्य सागर से है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 101वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? भारत की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की या ब्राज़ील की? तो 101 का क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, कनाडा की तटरेखा समुद्र रेखा सबसे लंबी है। इसके अलावा अगर भारत की बात करते हैं तो राज्यों में गुजरात और अंडमान निकोबार आपके यूटी में सबसे लंबी तटरेखा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद 102वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बराक नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दूसरा है, मणिपुर के पूर्वी भाग में बहने वाली नदियां भी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी तंत्र में शामिल हैं। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो देखिए इसमें दोनों ही कथन गलत है, यानी कि इसका ऑप्शन डी यानी ना तो 1 और ना ही 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि बराक नदी मेघना की सहायक नदी है और मणिपुर के पूर्व में बहने वाली नदियां चिंदविन नदी की सहायक नदी हैं जो कि म्यांमार में बहती हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 103वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? देखिए बैकाल झील, ग्रेट बेयर झील, करदा झील और लिंकनबर्ग झील को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बैकाल झील। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में चट्टानी पदार्थों का रासायनिक अपक्षय सबसे अधिक प्रभावी है? लद्दाख, उदयपुर, पश्चिम घाट और सुंदरवन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 104 का वो है आपका ऑप्शन सी यानी कि पश्चिमी घाट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें भी सूचियां दे रखी हैं, यानी कि पादप और उनसे संबंधित प्रकार दे रखे हैं 105 में। तो देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। टमाटर शाक से संबंधित है, आम वृक्ष से है, नींबू झाड़ी से है, मनी प्लांट शाक से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इसका होगा ऑप्शन डी, मनी प्लांट का संबंध शाक से नहीं बल्कि आरोही लता से है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। 106वां क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वर्तिकाग्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 107वां क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त रसायन का नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड, दूसरा आपका दे रखा है अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड या ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सिल्वर आयोडाइड, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कृत्रिम वर्षा यानी कि क्लाउड सीडिंग जो मौसम में बदलाव लाने के लिए प्रक्रिया है, जो बादलों की से इच्छा अनुसार वर्षा कराई जाती है, इसके लिए हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार जो था वो 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने किया था। इसके अलावा इसका जो परीक्षण किया गया था वो ऑस्ट्रेलिया में 1947 से 60 के बीच में किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 108वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है दूध में बी विटामिन नहीं होता, बी जो ऑप्शन है उसमें दे रखा है विटामिन ए रेटिनॉल के अभाव के कारण त्वचा शुष्क और छलकी हो जाती है, सी है जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षण है, और डी है विटामिन B1 यानी कि थायमिन के अभाव से हृदयघात हो सकता है। तो 108 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, दूध में विटामिन बी नहीं होता, ये गलत है क्योंकि दूध में विटामिन B2 और B3 अल्प मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 109वां क्वेश्चन है, क्षारीय धातु प्रबल अपचायक है, इसका कारण है निम्न आयन ऊर्जा, उच्च आयनन ऊर्जा, हाइड्रेशन की एंथैल्पी का उच्च होना या निम्न विभव मान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका निम्न आयनन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कार्य का मात्रक जूल है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन है। तो देखिए कार्य का मात्रक जूल है, ये सही है, शक्ति का मात्रक वाट है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं है बल्कि ऊर्जा का मात्रक भी जूल है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। देखिए इसमें सही पूछा है,
देखिए इसको आप ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है ऊर्जा में कौन सा कथन सही है, तो सही 1 और 2 है, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता, जूल होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 111वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह कथन समस्थानिकों और संभारकों के संबंध में सही है। समस्थानिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है, संभारकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है। तो इसमें देखिए समस्थानिकों और समस्थानिकों में दोनों ही कथन सही नहीं है, क्योंकि समस्थानिक समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न द्रव्यमान के परमाणुओं को कहते हैं, और संभारक समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी एकदम करेक्ट होगा, दोनों ही कथन गलत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 112वां क्वेश्चन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांतु में होता है। कारण दे रखा है आपका, अग्नाशय में प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा कि ए गलत है और आर सही है। हमारे आहार में उपस्थित प्रोटीन का प्रारंभिक पाचन जो शुरू होता है वो अमाशय में हो जाता है, अम्लीय माध्यम से पेप्सिन और रेनिन द्वारा होने लगता है। उसके बाद प्रोटीन का पूरी तरीके से पाचन छोटी आंत में स्रावित एंजाइम ट्रिप्सिन के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से अभिकेंद्र बल से संबंधित कौन सा कथन सही है। पहला है साइकिल सवार का वृत्तीय मोड़ पर मुड़ना, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह का गति करना, और तीसरा है डोरी से बंधे कण का क्षैतिज वृत्त में गति करना। कूट है इसका 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 113 का वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। 114वां क्वेश्चन दे रखा है, नाभिक के अतिरिक्त कोशिका के किस भाग में डीएनए होता है। तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है 115वां, संक्षारण अथवा ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे ऊपर हरी परत चढ़ जाती है। दूसरा है इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो कौन सा कथन सही है ये बताना है। ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि आपका ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। कौन सा उपस्थित होता है, तो देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर या सोडियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित रहता है। इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, वायुमंडल नाइट्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कुछ बैक्टीरिया को छोड़कर दूसरे जीवाश्म नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने में सक्षम नहीं है। दूसरा है, बिजली चमकने से उत्पन्न उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो 117 के दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी एकदम करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 118वां क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है। कारण है, टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। ठीक है, ये 2 कथन और कारण दे रखे हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। तो ए और आर दोनों सही हैं, और ए आर जो है वो एक की व्याख्या कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 119वां क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा ऊर्जा का रूप है जिसका स्थानांतरण 2 निकायों के मध्य अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के मध्य ताप के अंतर के कारण होता है। दूसरा आपका दे रखा है, ऊष्मा को केवल केल्विन में व्यक्त किया जा सकता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, ऑप्शन बी है आपका 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जो सही आंसर होगा 119 का वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल 1 जो है वो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 119 के बाद आपका क्वेश्चन आता है 120वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 120 है, जिसमें दे रखा है, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्त एक संयोजी ऊतक है
लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। तीसरा आपका दे रखा है प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक और हार्मोन उपस्थित होते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है एक, केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक और तीन, ऑप्शन सी है केवल दो, ऑप्शन डी है आपका एक, दो और तीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि एक और तीन का सही है। ऑप्शन जो सेकंड मतलब पॉइंट जो सेकंड है वो गलत है, क्योंकि जो प्लाज्मा होता है वो रक्त के अधात्री को भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 121वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित द्रवों में से किसका उपयोग वस्तुओं के कार्य परिरक्षण के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन है ए द्रव सोडियम, बी द्रव नाइट्रोजन, सी द्रव ऑक्सीजन और डी है आपका ब्रोमीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 121 का ऑप्शन बी, यानी कि द्रव नाइट्रोजन इसका सही आंसर है। इसका उपयोग वस्तुओं के कार्य परिरक्षण के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है, क्योंकि द्रव नाइट्रोजन में कम तापमान निष्क्रियता पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 122वां, आवेश और उसकी विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए है सजातीय, एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा है वस्तुओं को रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। जब तीसरा आपका दे रखा है कि ऑप्शन सी है, जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और डी है आपका भू संपर्क द्वारा किसी आवेशित वस्तु में आवेश को पृथ्वी पे भेजा जाता है। तो 122 का जो सही आंसर है, यानी कि कौन सा गलत है वो बताना है। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 123वां क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त तापस मजूमदार समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए 6 से 14 साल के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए, बी आपका दे रखा है शिक्षा पर उपकर लगाने के लिए, सी है साक्षरता में सुधार के लिए और डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा 123 का वो है आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर पड़ा है। तो देखिए, इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दे रखा है, न्यूनतम समर्थन कीमत के अंतर्गत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। दूसरा आपका दे रखा है, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहा जाता है। इन दोनों में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो देखिए, ये दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत को 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है। ए है राजनीतिक अस्थिरता, बी है बाहरी ऋण का उच्च स्तर, सी है आपका भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति और डी है आपका विदेशी मुद्रा पर भंडार का उच्च स्तर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि भारी ऋण का उच्च स्तर इसका सही आंसर रहेगा, प्रमुख जो कारण रहेगा। 127वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य थे। पहला है समृद्धि, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता और चौथा है आपका समानता। तो इसका ये सारे ही इसके जो लक्ष्य थे, यानी कि उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं, कौन से असत्य हैं। पहला है जनसंख्या की गुणवत्ता देश की समृद्धि पर निर्धारित करती है। दूसरा है निरक्षर एवं अस्वस्थ जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ाती है। तो इन दोनों में कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दे रखा है 129वां, श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है, श्रम बल के लिए शामिल किया जाता है 15 साल से 59 साल के लोगों को, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौसमी बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। पहला है जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता, बी है आपका जब कुछ तकनीकी अर्हता के प्राप्त लोगों को रोजगार प्राप्त ना हो, सी है जब डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता और डी है आपका जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त होता। तो 130 का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार प्राप्त होता हो उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है,
अगले प्रश्न पर चलते हैं। 131वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, आर्थिक क्रियाकलापों का तृतीय क्षेत्र में शामिल है। कौन कौन से तृतीय क्षेत्र में शामिल है वो बताना है। तो बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार, ये चारों ही शामिल है। इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत में उच्च निर्धनता दर के प्रमुख कारण हैं। पहला है जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा आय असमानता और चौथा है भूमि संसाधनों की कमी। तो इसके ये चारों ही सही है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सत्य हैं। दो कथन आपके दे रखे हैं। पहला कथन दे रखा है, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण वैश्वीकरण कहलाता है। दूसरा आपका दे रखा है, सरकार द्वारा व्यापारिक गतिविधियों से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण के नाम से जानी जाती है। तो ये दोनों ही कथन सही हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न है 134वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मित्र, साहूकार, व्यापारी और रिश्तेदार, ये सभी अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 135वां क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 136वां क्वेश्चन है, पर्यावरणीय संरक्षण के संबंधित मामलों का शीघ्र निपटान करवाने के लिए स्थापित राष्ट्रीय हरित अधिकरण किसके अंतर्गत आया है। तो ये आया आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, यानी कि 136 का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, 2001 से 2011 के दौरान भारत के किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे कम दर्ज की गई है। तो सबसे कम जो जनसंख्या दर्ज की गई थी वो नागालैंड की दर्ज की गई थी, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनईपी के कोलंबो उद्घोषणा संबंधित है, किससे संबंधित है। वैश्विक नाइट्रोजन चुनौती के समाधान से। बी आपका ऑप्शन है हिंद प्रशांत में समुद्री पर्यावरण और तटीय क्षेत्रों के संरक्षण से। सी है पर्यावरण नीतियों को कार्रवाई के रूप में देने से। और डी आपका दे रखा है पेरिस जलवायु सम्मेलन के समझौते से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका 138 का, वो है ऑप्शन ए, यानी कि यूएनईपी ने जो नाइट्रोजन उद्घोषणा की थी वो वैश्विक नाइट्रोजन चुनौती का समाधान करने के लिए की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 139 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भोपाल गैस त्रासदी के परिणाम स्वरूप बना है। वायु अधिनियम, यानी वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो 139 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया है। तो ये किया है आपका 1980 में, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। 141वां क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें कुछ अभिसमय या सम्मेलन दे रखे हैं और उनसे संबंधित निर्णय क्या हुए थे वो बताने हैं। तो देखिए, स्टॉकहोम महासागरों एवं समुद्रों से उपयोग से संबंधित है। UNCLOS का संबंध विद्यमान कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त करने से है। कार्टागोना प्रोटोकॉल 2000 का संबंध जैव सुरक्षा से है। तो 141 का जो सही आंसर है वो सी जो आपका होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा आप UNCLOS की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी वॉज अडॉप्टेड इन 1982। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 142वां क्वेश्चन है, वैश्विक निवारण गठबंधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए कोरोना, बी HIV, सी TB और डी है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी HIV। 2020 में HIV की रोकथाम के लिए UNAIDS और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा यह आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के संदर्भ में सही है। पहला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा दे रखा है, नई दिल्ली में मुख्य पीठ के अतिरिक्त राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 4 क्षेत्रीय पीठ हैं। इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। तो देखिए, दूसरा जो है वो इसमें आपको बताना है, सही बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 143 का, वो है ऑप्शन बी, जो कि आपका करेक्ट आंसर दे रखा है। देखिए, जो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एक सांविधिक संस्था है, ना कि संवैधानिक संस्था है।
ठीक है। इसके अलावा इसकी स्थापना हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 5 पीठ हैं। इनमें दिल्ली में मुख्य पीठ और क्रमशः पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता में 4 क्षेत्रीय पीठें हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, 144वां क्वेश्चन है, ओजोन परत की रक्षा के लिए वियना अभिसमय अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की एक संरचना के रूप में कार्य करता है। दूसरा, वियना अभिसमय में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग में कमी का वैधानिक रूप से बाध्यकारी लक्ष्य शामिल है। इनमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो देखिए 144 का पहला जो कथन है वो सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ओजोन परत संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1985 में अपनाया गया था और 1988 में इसे लागू किया गया था। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है वो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक फ्रेमवर्क तैयार करना है, लेकिन CFC में बाध्यकारी कटौती करने से संबंधित इसमें कुछ नहीं कहा गया था, यानी कि कथन एक सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 145वां क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना प्रशासन वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। 4 आपके दे रखे हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल रिजर्व, और चौथा है आपका जैविक उद्यान। तो 145 का ऑप्शन बी करेक्ट है, यानी कि 1, 2, 4 यानी वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैविक उद्यान की स्थापना इसके अंतर्गत की गई थी। जैव मंडल रिजर्व इससे संबंधित नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उत्तर प्रदेश राज्य को पुरातन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो इसको कहा जाता था मध्य देश, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 147वां, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शुगों, कुषाणों, गुप्त शासकों से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। पहला अयोध्या, दूसरा कुशीनगर, तीसरा यानी कि सी ऑप्शन दे रखा है काशी, और डी है आपका अतरंजी खेड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डी अतरंजी खेड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। ऑप्शन है ए महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी संभरनाथ और डी है आपका केदारनाथ। तो देखिए इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। महावीर जी का जन्म आपके उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है। आप जानते हैं इनका जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ है। इसके अलावा पार्श्वनाथ का जन्म बनारस जिसे काशी कहा जाता है उसमें हुआ है। संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश किस नगर को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में कृषकों द्वारा फसल काटने के दौरान किया जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी राई।